मेरी टॉक बड़ी सिंपल डिजीज़ के बारे में, जो डे टू डे आप रोज़ फेस करते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन गाइडलाइन के हिसाब से है, बट मेन ऑब्जेक्टिव जब आप क्लिनिक पे बैठे होते हैं और पेशेंट कफ के साथ आता है तो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड। और ये आप सबको जो भी डॉक्टर है, कंसल्टेंट, फैमिली फिजिशियन, गायनाकोलॉजिस्ट, कफ से ज़रूर वास्ता पड़ता है। तो आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की है कॉमन एलमेंट्स, रेस्पिरेटरी एलमेंट्स जो कि फैमिली फिजिशियन लेवल पे कैसे मैनेज की जा सकती हैं। 4 कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, एस्थमा, COPD एंड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इन्फेक्शंस में कॉमनली आप एक्यूट ब्रोंकाइटिस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में एक्यूट ब्रोंकाइटिस, कैप, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो व्हाट इज द डिवीजन बिटवीन अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? पहले तो हमें यह नहीं पता कि कहाँ से शुरू होती है। वोकल कार्ड्स आर द डोर्स। वोकल कार्ड से ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और वोकल कार्ड से नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की होती है फैमिली फिजिशियंस के पास। जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यही होते हैं, और उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। The most common infection in the lower respiratory tract is acute bronchitis. It is the lower respiratory tract infection of the bronchi, but without pneumonia. Pneumonia नहीं होगा, सिर्फ bronchi में infection होगी। 10% of the ambulatory visit जो कि USA में होते हैं वो acute bronchitis से होते हैं, और ये acute onset बट परसिस्टेंट कफ के साथ आपके पास तशरीफ लाते हैं। जनरली इट इज सेल्फ लिमिटेड, बट डिस्टर्बिंग है, प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है। 3 वीक्स में ठीक हो जाते हैं, बट इट कैन परसिस्ट। माइक्रोबायोलॉजी इसकी क्या है? जनरली वायरसेस की वजह से होती है। इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस टाइप 2 and 3, रीनो वायरस, respiratory syncytial virus, and then SARS-CoV-2 and COVID-19 virus. Mostly ये viruses acute bronchitis करते हैं, but sometimes bacteria can cause acute bronchitis. Bacteria में क्या है? Bordetella pertussis, Mycoplasma, Chlamydia and Streptococcus. Acute bronchitis की common symptom cough. It can be productive, it can be non-productive, dry. Sometimes purulent sputum comes, but purulent sputum does not mean always that it is bacterial infection, and always there is no need of antibiotics. तो basically disease wise पढ़ना तो आसान है। पेशेंट कफ के साथ आ रहा है, आप सोच रहे हैं इसको एस्थमा है, इसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, इसको निमोनिया है, इसको ट्यूबरकुलोसिस है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जनरली प्रेसीडेड बाय द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो अगर आप हिस्ट्री लें कि इससे पहले आपको नेजल सिम्टम्स, हेडेक, सोर थ्रोट हुआ है, इट जनरली फेवर्स ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस। इन्फेक्शंस में लगातार कफ नहीं आती, बाउट्स में कफ आती है। एस्थमा में बाउट्स में कफ नहीं आती, जब दिल करे आ जाती। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के साथ पेशेंट कैन हैव वीजिंग, थोड़ा बहुत सांस का मसला हो सकता है, एंड परसिस्टेंट कफिंग से चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। समटाइम पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आ जाता है। कुछ एक्यूट ब्रोंकाइटिस में फीवर इतना कॉमनली नहीं है, बट इफ पेशेंट प्रेजेंट्स विद डिफरेंट सिम्टम्स लाइक paroxysms of cough,
leading to syncope or post-tussive emesis. Think of pertussis. या पेशेंट को बुखार बहुत तेज़ है, थिंक ऑफ इन्फ्लुएंजा और नमूनिया। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वी विल स्टार्ट विद अपर रेस्पिरेटरी। कॉमन कोल्ड इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। नेजल सिम्टम्स, सोर थ्रोट, बट लो ग्रेड फीवर। There is no need of antibiotics, symptomatic management, paracetamol for fever and nasal decongestants. No role of antihistamines, हम सबको antihistamine दे देते हैं। Saline washes and steam. दूसरा वायरस जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, इन्फ्लुएंजा। How we differentiate common cold from influenza? Abrupt onset of high grade fever. इसमें बहुत तेज़ बुखार होता है, बाज़ औक़ात 104, 5, 6 तक चला जाता है। Fever with upper respiratory tract infection, think of influenza. इसके साथ माइल्जियाज, मलेज, सोर थ्रोट। डायग्नोज कैसे करेंगे इन्फ्लुएंजा को? नेजोफ्रेंजियल स्पेसिमन लेना है फॉर पीसीआर एंड रैपिड एंटीजन डिटेक्शन। ये दो टेस्ट हैं जिससे आप डायग्नोज कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्स पीसीआर है जिसमें और भी वायरसेस के टेस्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है इन्फ्लुएंजा से? एक तो जो अंडरलाइंग कंडीशंस हैं जैसे एस्थमा, सीओपीडी, कार्डिक डिजीज, हार्ट फेलर, वो बर्स कर जाते हैं। देन इन्फ्लुएंजा से सेकेंडरी बैक्टीरियल नमूनिया हो सकता है। इन्फ्लुएंजा इम्यूनिटी को कम करता है और इसके साथ बड़ा सीवियर नमूनिया होता है, स्टेफ ऑरियस नमूनिया, जो कि लंग्स को डैमेज कर देता है। फिर मिक्स्ड बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, उससे नमूनिया हो जाता है। हाउ टू ट्रीट? अगर तो डिजीज सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट, बट इफ ही इज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू हिज डिजीज तो फिर ऑस्टेलोमिविर, टैमीफ्लू इज अवेलेबल 75 मिलीग्राम BD फॉर 5 days। तीसरा वायरस जो हमारे यहाँ कॉमन है, कोविड-19। कोविड-19 भी मोस्टली माइल्ड डिजीज करता है। 70 to 80% नाउ इट इज माइल्ड डिजीज। तो फीवर, माइल्जियास, स्मेल एंड टेस्ट एबनॉर्मेलिटीज। माइल्ड में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होगी। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है तो दिस इज मॉडरेट, बट इसमें सैचुरेशन मोर देन 94% होगी। और लंग इन्फिल्ट्रेट्स थोड़े बहुत होंगे, बट इफ सैचुरेशन ड्रॉप लेस देन 94% और lung infiltrates on radiology is more than 50%, this is severe disease। 80% mild disease है। किन लोगों में ज़्यादा डिजीज प्रोग्रेस करती है? पेशेंट्स विद कोमार्बिड डिजीज, एल्डरली, उनमें सीवियर डिजीज होती है। डायग्नोसिस आपको कोविड का बहुत अच्छी तरह पता है, पीसीआर एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट। कॉम्प्लिकेशन इसकी सब whatever you think हो सकती हैं। Any system can be involved, even post COVID complications बहुत हैं। Mild disease, no treatment, only supportive treatment। अगर आपको लग रहा है कि डिजीज प्रोग्रेस कर रही है और उसको रिस्क फैक्टर है तो देन एज ए आउटडोर पेशेंट बेसिस और फैमिली फिजिशियन लेवल एंटीवायरल FDA ने अप्रूव किए हैं। यू कैन स्टार्ट विद इट फॉर 5 days। बैक्टीरियल में परटूसिस इज द मोस्ट कॉमन, प्रोलॉन्ग्ड कफ। बाउट्स में आती है, आफ्टर कफिंग सिनकपी हो सकती है, एन्यूरेसिस हो सकता है और एमएसएस हो सकता है। डायग्नोसिस इसका भी अगर पहले 2 हफ्ते में आए तो कल्चर एंड पीसीआर। अगर 2 हफ्ते के बाद पेशेंट आए, कफ की हिस्ट्री ऑफ 2 weeks, मोर देन 2 weeks, देन ओनली पीसीआर।
और अगर 4 हफ्ते के बाद कफ के आता है आपको और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं पर्टूसिस, तो देन ओनली सीरोलॉजी। इसकी कॉम्प्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस कर देती है, रिब फ्रैक्चर्स, मसल पेन्स, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इतनी ज़्यादा फोर्सफुल कफ होती है कि यू कैन ब्रेक योर रिब्स। देन एक्सरबेशन करती है COPD, एस्थमा की। ट्रीटमेंट अगर विद इन 6 वीक्स आए तो मैक्रोलाइड्स ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन। अगर ये दोनों टॉलरेट ना हो, मैक्रोलाइड टॉलरेट ना हो, तो देन सेप्ट्रान इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, अल्टरनेट। कफ के लिए डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन और प्रीगैबलिन हम यूज करते हैं। इट इज वेरी इफेक्टिव टू कंट्रोल कफ। माइकोप्लाज्मा इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल cause of the upper respiratory tract infection and acute bronchitis. But it can lead to pneumonia, जिसको atypical pneumonia आप जानते हैं। Treatment of this disease is again with macrolides or respiratory fluoroquinolones. Second disease, community-acquired pneumonia. Community-acquired pneumonia वर्ल्ड-वाइड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टलिटी में नंबर 1। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इस स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, माइल्ड टू सीवियर निमोनिया। कॉमनेस्ट काज आर वायरसेस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। जब आप एक डिजीज डायग्नोज करते हैं, सबसे पहले सिम्टम्स की बेस पे सस्पेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज टू लेबल द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। और उसके लिए सिंपल एक कर्व स्कोर है। कर्व स्कोर करें कन्फ्यूजन, यूरिया लेवल, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर एंड एज। कर्व स्कोर के हिसाब से आप फैसला करेंगे इसको कहाँ इलाज करना है। अगर 0 to 1 एम्बुलेटरी केयर, आउटडोर पेशेंट। अगर 2 हॉस्पिटलाइज, 3 to 5 देन ICU। इतना इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट है, आपने पूछने और फैसला कर लेना है। आउटडोर पेशेंट बेसिस पे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप? क्लेवुलिनिक, अमोक्सिसिलिन, क्लेवुलिनिक एसिड प्लस से मैक्रोलाइड और डॉक्सीसाइक्लिन। सेकंड अल्टरनेटर रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन। एंड थर्ड ऑप्शन जो कि हमारे यहाँ कॉमनली यूज होता है, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन प्लस से मैक्रोलाइड ओरली और डॉक्सीसाइक्लिन। फिर सेकंड डिजीज एस्थमा के साथ कॉमनली पेशेंट आते हैं, वो भी कफ के साथ प्रेजेंट करते हैं। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज। बेसिकली 4 सिम्टम्स हैं जिससे आप एस्थमा सस्पेक्ट करते हैं: कफ, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट टाइटनेस। सिंपल हिस्ट्री के सेम सिम्टम्स पहले भी हुई हैं, पिछले साल भी हुई थी। किस मौसम में होती हैं? इट कैन फेवर द डायग्नोसिस ऑफ एलर्जिक एस्थमा। एस्थमा कैन इन्वॉल्व ऑल द एयरवेज, स्मॉल, लार्ज। तो डायग्नोसिस कैन बी टेकन ऑन द हिस्ट्री एंड देन कंफर्म्ड बाय द स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीट्री में आप ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं एंड देन डू द रिवर्सिबिलिटी टेस्ट कि कितनी रिवर्सिबिलिटी हुई है। इट फेवर्स एस्थमा। अगला स्टेप है कि इसकी सीवियरिटी का लेवल डिसाइड करना है। माइल्ड, स्टेप 1, 2, 3, 4। स्टेप 1 में कभी कभार, स्टेप 2 में वीकली, स्टेप 3 में डेली बट कभी कभी डेली, स्टेप 4 में हर वक्त। ट्रीटमेंट एस्थमा की नंबर 1 प्रायोरिटीज इनहेल्ड थेरेपी। इनहेल्ड थेरेपी में देन आपके पास ब्रोंकोडायलेटर्स हैं और इनहेल्ड स्टीरॉइड्स। देयर आर 2 tracks. Number 1 is formoterol plus steroid because it acts both as short, immediate reliever as well as long acting. And track 2 में inhaled steroid plus salbutamol, as needed salbutamol. तो पहले तो बहुत
मुद्दतों से साल्बेटामोल प्लस स्टीरॉयड चल रहे हैं, बट द लेटेस्ट गाइडलाइन से डैट फॉर्मेटिरोल प्लस इनहेल्ड स्टीरॉयड्स इज द प्रेफर्ड, बिकॉज इसको आप रेगुलर भी यूज़ करेंगे और जब कभी एमरजेंसी होगी तो यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 1, 2, 3, 4 में से पहले 4 स्टेप्स फैमिली फिजिशियन लेवल पे मैनेज हो सकते हैं। स्टेप 5 इज फॉर स्पेशलिस्ट्स। Gradually increase the dose of inhaled steroids. So track 1 is the preferred as compared to the track 2. अगर track 2 preferred नहीं तो फिर हम क्यों रखा हुआ है? Some of the patients develop, thank you, tachycardia, palpitations with continuous use of beta agonists. So in these patients, track 2 is preferred. Now we come to the third disease, COPD. बीमारियां ज़्यादा है, टाइम कम है। COPD के पेशेंट्स भी बड़े कॉमन हैं हमारे मुल्क में। Persistent progressive shortness of breath with airflow limitation, having a risk factor of COPD like smoking. तो कार्डिनल सिम्टम हेयर इज डिस्निया। एस्मा में कुछ भी हो सकता है, इधर डिस्निया है, कफ हो सकती नहीं हो सकती, बट डिस्निया होगा। डायग्नोसिस विद स्पायरोमीट्री। नेक्स्ट स्टेप इज कि उसकी आपने सिविरिटी लेबल करनी। पहले डायग्नोस देन सिविरिटी। सिविरिटी में एक तो स्पायरोमीट्री से आप ग्रेडिंग करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एंड देन ग्रुपिंग करते हैं ए, बी एंड ई। ए में सिम्टम्स कम होंगी और एक्सरबेशंस भी कम होंगी। बी में सिम्टम्स ज़्यादा होंगी बट एक्सरबेशन कम होंगी। ई में सिम्टम भी ज़्यादा, सिम्टम जो मर्जी हों लेकिन एक्सरबेशंस बहुत होंगी। तो हाउ टू ट्रीट? अगर ग्रुप ए लेबल किया आपने कि सिम्टम्स कम हैं, एक्सरबेशंस भी कम हैं, एनी ब्रोंकोडायलेटर्स, इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर। ग्रुप बी, बोथ लाबा एंड लामा, और ई में भी लाबा लामा है, बट इफ मोर एक्सरबेशंस और इयोसिनोफिल काउंट ज्यादा है तो देन गो फॉर स्टीरॉइड्स, एडिंग इनहेल्ड स्टीरॉइड्स। तो हम अक्सर सबको एक ही दवाई दे रहे होते हैं, तीनों दवाइयाँ दे रहे होते हैं। ग्रुप ए में ओनली ब्रोंकोडायलेटर, ग्रुप बी में लाबा प्लस लामा, और ग्रुप बी में लाबा लामा, but if exacerbations are more, then add steroids, inhaled steroids. अगर eosinophils 300 से ज़्यादा है तो then add inhaled steroids. चौथी कॉमन डिजीज आप फेस करते हैं पाकिस्तान में, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को कैसे सस्पेक्ट करना है? ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ फीवर, बाज़ का फीवर होता ही नहीं है, कफ फॉर मोर देन 3 वीक्स, हेमोप्टेसिस पहली दफ़ा ही आया तो बंदा भाग के आ जाता है डॉक्टर के पास, चेस्ट पेन, इल हेल्थ, वेट लॉस, लेथार्जी, नाइट स्वेट्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ टीबी, पास्ट हिस्ट्री ऑफ टीबी, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, अगर क्रैपिटेशन मिल गई आपको अपर चेस्ट में या पोस्ट असिव क्रैपिटस मिल गई, देन थिंक ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। चेस्ट एक्सरे में अगर आपको इन्फिल्ट्रेट्स मिल गए हैं तो देन थिंक ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। डायग्नोसिस, confirm the diagnosis by isolating the mycobacteria. Sputum examination is must part to diagnose. Sputum चाहे उसको आ रहा हो या आप इंड्यूस करें, 2 सैंपल लेने हैं आपने, कम से कम 8 घंटे का फ़र्क, और उनमें से एक अर्ली मॉर्निंग ज़रूरी है। अगर बिल्कुल कफ नहीं है, स्पूटम नहीं है, तो देन ब्रोंकोस्कोपी एंड बाल। इग्रा और मांटूज का कोई रोल नहीं है डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में। इग्रा आप कराते हैं, उसका कोई रोल डायग्नोसिस, ओनली शोज इन्फेक्शन, डज नॉट शो डिजीज। और समटाइम्स पेशेंट फिट नहीं है तो क्लिनिकल डायग्नोसिस भी करना पड़ता है। ट्रीट, हाउ टू ट्रीट?
पहली तो बात एवरी पॉसिबल एफर्ट, क्योंकि लंबा अरसा दवाई खानी है तो डायग्नोज हो जाए पेशेंट की, ताकि उसको पता हो कि मेरा डायग्नोसिस कंफर्म है। और डॉट्स थेरेपी करनी चाहिए कि हमारी जो पेशेंट्स है, जो हमारा एटीट्यूड है, दवाई छोड़ देते हैं जब ठीक होते हैं, तो डॉट्स थेरेपी इज़ द प्रेफर्ड। स्टैंडर्ड रेजिमेन आपको पता है कि इनिशियल 2 months में 4 ड्रग्स एंड देन कंटिन्यूएशन विद 2 or 3 ड्रग्स। तो हमारे यहाँ तो 2 ही अवेलेबल हैं, वही दे रहे हैं। अगर रेफेम्पिसिन की रेजिस्टेंस हो या उसको टॉलरेट नहीं कर सकता बंदा, तो फिर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो जाती है। रेफेम्पिसिन इज़ द मेन ड्रग जिसने टीबी की ट्रीटमेंट को, टीबी को कंट्रोल किया। 4 months रेजिमेन भी एक नई आई है जो कि अवेलेबल भी है, रेफापेंटीन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, INH एंड PZA। ये 4 महीने के लिए देनी है, जिसमें से PZA सिर्फ 8 हफ्ते के लिए। ये मुख्तसर सी एक थी जो कि इस शॉर्ट टाइम में आप कफ के बारे में कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर काजेज ऑफ कफ, but commonly acute bronchitis, pneumonia, TB, asthma, COPD. So if you have any questions, I am available.